हमारा मेन कैरेक्टर एक राजा है जो कि पूरी दुनिया पर राज करता है। समुद्र से लेकर धरती के हर एक भाग में उसका राज है। उसके नाम से ही लोग थर-थर कांपते हैं। इस नौजवान ने सन किंगडम के राजा के रूप में अपनी शुरुआत की थी और केवल 3 वर्षों में ही उसने पूरी दुनिया को जीत लिया था और अब वह पूरी दुनिया का राजा है। पर सामान्य लोगों के मन में उसके प्रति एक अलग ही छवि है। वो उसे एक निर्दयी और अत्याचारी राजा मानते हैं। जिन्होंने उसे देखा भी नहीं है वे भी उसे एक मॉन्स्टर और अपने नाइटमेयर की तरह इमेजिन करते हैं। उधर दूसरी तरफ हमें एक और किंगडम दिखाया जाता है जो कि है रेन किंगडम। भले ही यह किंगडम सन किंगडम की तरह संपन्न नहीं है पर भौगोलिक दृष्टि से यह उसके बिल्कुल विपरीत है। सन किंगडम में हमेशा चमचमाती धूप खिली होती है। यहाँ के कई लोगों को तो बारिश के बारे में कोई जानकारी ही नहीं है। वहीं दूसरी ओर रेन किंगडम में हमेशा काले बादलों से घिरा मौसम होता है। इसके अलावा रेन किंगडम के लोगों के पास एक अद्भुत प्राकृतिक शक्ति भी है जिससे कि वे गाना गाकर ही बारिश करवाने की क्षमता रखते हैं। सन किंगडम के राजा को रेन किंगडम के लोगों के इस एबिलिटी के बारे में पता था, इसलिए वह अपने अफवाह वाली क्रूर छवि को प्रत्यक्ष रूप में दिखाते हुए रेन किंगडम के राजा के सामने यह प्रस्ताव रखता है कि वह उसकी किसी एक बेटी के साथ शादी करेगा। अगर वो इसके लिए राजी होता है तो उसे अपने साम्राज्य को स्वतंत्र रूप में चलाने की अनुमति मिलेगी। सन किंगडम के राजा की बात जब रेन किंगडम तक पहुंचती है तो वहाँ के राजा अपने चारों बेटियों को खुद ही यह डिसाइड करने देते हैं कि कौन सन किंगडम की रानी बनना चाहेगी। अब क्योंकि सन किंगडम के राजा उनके लिए एक मॉन्स्टर की तरह थे, इसके कारण वे चारों इसका निर्णय करने के लिए रॉक पेपर सीजर का गेम खेलती है। जो हारेगी वह सन किंगडम की रानी बनेगी। राजा की सबसे छोटी बेटी नाइकी इसमें हार जाती है और सन किंगडम के लिए रवाना हो जाती है। लेकिन चीजें वैसी होती नहीं जैसी उसने उम्मीद की थी। उसका सामान रास्ते पर ही चोरी हो जाता है। साथ ही उसे रहने के लिए एक कमरा तक नहीं मिल पाता। लेकिन भाग्यवश एक दयालु फैमिली की नजर उस पर पड़ जाती है और उसे रात काटने हेतु घर मिल जाता है। वह परिवार उसका बहुत ही अच्छी तरीके से ख्याल रखता है। उनसे वह काफी हिल मिल जाती है। लेकिन इसी दौरान वही 2 चोर मिलकर उस परिवार की सबसे बड़ी बेटी को नाइकी समझकर किसी कारणवश किडनैप कर लेते हैं। लेकिन नाइकी अपनी बहादुरी दिखाते हुए उन चोरों का सामना करके उन्हें अच्छा सबक सिखाती है और उस लड़की को उनसे छुड़ाकर उनकी मदद से ही पैलेस की ओर रवाना हो जाती है। आखिरकार वह सन किंगडम के महल तक पहुंची जाती है और खुद को किसी भी प्रकार की चुनौती के लिए तैयार कर लेती है। लेकिन जब वो सन किंगडम के किंग से मिलती है तो वह यह देखकर चौंक जाती है कि वो तो बस एक छोटा सा बच्चा है। उसका नाम है लिवियस और वह 11 साल का है। नाइकी खुद भी लगभग 15 साल की है और इन दोनों बच्चों के हाथ में पूरी दुनिया की कमान है। खैर, नाइकी से मिलने के बाद लिवियस अपने मनोरंजन के लिए उसे बारिश लाने का आदेश देता है। लेकिन नाइकी एक निडर और सख्त लड़की है जो कि ऐसे ही केवल किंग के मनोरंजन के लिए बारिश नहीं करवाने वाली। उसे किंग एक छोटा सा जिद्दी बालक लगता है और वो उसकी फालतू की जिद के लिए उसका मनोरंजन नहीं करने वाली। ऐसा कहते हुए वो उसके गालों को खींचने लगती है। उसकी ऐसी हरकत के लिए किंग उसे वहाँ से बाहर निकाल देता है। बाद में वो किंग को बताती है कि वो तब तक बारिश नहीं कर सकती जब तक कि वो प्रकृति की सुंदरता को न देख ले। दुनिया की और उसमें बसने वाले लोगों के अंदर की सुंदरता को महसूस करके ही वो बारिश ला सकती है। लिवियस नाइकी की इस बातों को काफी गंभीरता से लेता है और अपने सभी सेवकों को यह आदेश देता है कि वो नाइकी के साथ काफी अच्छा व्यवहार करे और उसकी खिदमत में किसी तरह की कोई कमी ना हो। राजा के कहे अनुसार नाइकी की काफी जबरदस्त सेवा होने लगती है। लेकिन नाइकी इससे काफी परेशान हो जाती है। वो उसे कहती है कि दुनिया की सुंदरता से उसका मतलब उसके आसपास की प्रकृति की सुंदरता से था। हमारा किंग इसे समझ नहीं पाता। ऐसा लगता है कि हमारे किंग ने आंतरिक सुंदरता को कभी महसूस ही नहीं किया है। नाइकी की बातों को सोच और उसे जानने के प्रयास के दौरान ही लिवियस के मन में उसके प्रति प्रेम के भाव उमड़ने लगते हैं। इधर नाइकी भी यह प्रतिज्ञा करती है कि वो लिवियस को यह दिखाकर रहेगी कि दुनिया अभी भी कितनी सुंदर है। इसके बाद वे दोनों एक दूसरे के साथ वक्त बिताने लगते हैं। लेकिन इसी दौरान लिवियस पर एक मर्डर अटेम्प्ट होता है जिसे कि पहले ही भांपकर नाइकी उस हमले को अपने ऊपर ले लेती है। भाग्यवश उसका केवल एक बांह ही चोटिल होता है। लेकिन फिर भी फिलहाल के लिए ही सही उसकी सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए लिवियस नाइकी को उसके घर भेजने का निश्चय करता है। गैरेज में जाते हुए नाइकी को पता चलता है कि लिवियस के कमरे में आग लग गई है। वह भागकर वहां जाती है और एक ऊंचे किले में खड़े होकर रेन सॉन्ग गाने लगती है जिससे कि वहां भारी बारिश होने लगती है और कमरे में लगी आग भी बुझ जाती है। लिवियस बाहर निकलकर प्रकृति की सुंदरता को देखता है जिसे कि इससे पहले उसने कभी महसूस नहीं किया था। वह इसे देख काफी भावुक हो जाता है। इसके बाद महल में बातचीत के दौरान लिवियस नायिका को अचानक से एक किस कर देता है और उसे अपने फ्यूचर वाइफ के रूप में स्वीकार कर लेता है। नाइकी की वेलकमिंग पार्टी की तैयारियां शुरू होने लगती है। काफी बड़े बड़े अधिकारी, ऊंचे तगदे के लोग और काफी सारे रईसों को भी इसमें बुलाया जाता है
कुछ दूसरे राज्यों के रईस लोग तो गार्डन में ही नाइकी से मिलने आ जाते हैं। वास्तव में ये एलिट लोगों का एक ऐसा ग्रुप है जो कि वर्ग आधारित भेदभाव करते हैं। वे नाइकी को रानी के रूप में स्वीकार करने के पक्ष में नहीं है, क्योंकि वे मानते हैं कि उनका किंगडम सन किंगडम की तुलना में बहुत ही तुच्छ है। इससे पहले कि वे नाइकी को हीन महसूस कराने में और मजबूर करते, तभी वहाँ लिवियस आ जाता है और उन रईसों का भरपूर अपमान कर उन्हें शर्मिंदा बना देता है। उसके बाद वे दोनों बगीचे में प्यार के कुछ पल बिताने लगते हैं। नाइकी रियलाइज करती है कि लिवियस अपने काम से काफी थक जाता है। भले ही वह 11 साल का है, पर अपने शासकीय कार्यों में वो काफी माहिर है। वह उसे खुद पर इतना बोझ न डालने और थोड़ा आराम कर लेने की सलाह देती है, लेकिन इससे लिवियस थोड़ा चिढ़ जाता है और उनमें काफी कहासुनी हो जाती है। नायिका लिवियस के ऐसे व्यवहार से काफी दुखी हो जाती है और सोचती है कि वो उसे प्यार नहीं करता। बाद में जब वह उदास अपने कमरे में बैठी होती है तो उसे अपने दादी के गाने की याद आती है। वो अपने पास रखे फूलों को देखकर उसकी नौकरानियों को भी थैंक्स करती है, क्योंकि वो हमेशा उसके कमरों को फूलों से सजा कर रखते हैं। इस पर उसकी नौकरानियां उसे कहती है कि वास्तव में ये फूल राजा स्वयं आपके लिए तोड़ते हैं। यह सुनते ही नाइकी को जोर का धक्का लगता है। वह सोचती है कि वो कितनी गलत थी, लेकिन फिर भी वो लिवियस को एक इडियट ही कहती है। वो लिवियस के प्यार को अब समझने लगी है और वो काफी खुश है। अगले दिन पार्टी के दौरान सभी प्रिंसेस का वेट कर रहे होते हैं। लिवियस काफी परेशान हो जाता है क्योंकि नाइकी अब तक वहां नहीं पहुंची है, लेकिन उसका खास सलाहकार नील उसे नाइकी पर विश्वास रखने को कहता है और तभी हॉल में एक गीत गूंजने लगती है। लिवियस मुड़कर देखता है तो पाता है कि नाइकी खूबसूरत लिबास पहने हुए हॉल में प्रवेश कर रही है। उसकी खूबसूरती को देख सभी उसे देखते ही रह जाते हैं। लिवियस का भी कुछ ऐसा ही हाल है। फिर वह पार्टी में आए हुए अपने सभी मेहमानों का अभिनंदन करते हुए रेन सॉन्ग गाने लगती है और वर्षा को आमंत्रित कर सभी का ध्यान फिर से अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। सभी कुछ अच्छा ही चल रहा था, पर यहाँ मिनिस्ट्री ऑफ प्रीस्ट उनके रिश्ते से खुश नहीं है। अब क्योंकि उनके पास भी रॉयल फैमिली के शादी संबंधी मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार था, इसलिए कुछ कारणों की वजह से वे इस शादी को मंजूरी नहीं देते हैं। लिवियस यह सुनकर बहुत क्रोधित हो जाता है। पुरोहितों का समूह कहता है कि वो एक गरीब साम्राज्य से आई है और उसका सन किंगडम के राजा के साथ विवाह करने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन लिवियस इसे मानने को तैयार नहीं। वो किसी भी हाल में नाइकी से शादी करना चाहता है। इसे देखते हुए मंत्रालय द्वारा उन्हें यह सुझाव दिया जाता है कि इसके लिए नाइकी को खुद को साबित करना होगा कि वो सन किंगडम की रानी बनने के लायक है भी या नहीं। इसके लिए उसे एक ऐसा रिचुअल टास्क पूरा करना होगा जिसमें उसे एक पुराने गुफा में टेम्पल को ढूंढकर वहां रखी अंगूठी को ढूंढकर राजा के लिए उसे ले आना है, तभी वह रानी बनने के लायक मानी जाएगी। लिवियस नाइकी को यह टास्क नहीं करने देना चाहता क्योंकि इसमें बहुत ही खतरा है और आज तक कोई भी इस टास्क को पूरा नहीं कर सका है। कई तो वहाँ से जिंदा भी नहीं लौटे, पर नाइकी इसे करना चाहती है। अब इस टास्क में किसी के सफल न होने का भी एक कारण है, क्योंकि यह खेल छल से भरा हुआ है। नाइकी इसमें प्रवेश करती है। काफी मुश्किलों के बाद वो आखिर उस अंगूठी वाले जगह पर पहुंच जाती है, पर उस बॉक्स में अंगूठी नहीं होती। अब क्योंकि यह एक ट्रैप था, कुछ नकाबपोश लोग उसे मारने के लिए उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन उन्हें यह पता नहीं कि उनका सामना नाइकी से हुआ है। लड़ाई के दौरान एक आदमी चुपके से नाइकी को अपनी ओर खींच लेता है, जो कि है लिवियस। उसे पता था कि उस पर हमला होने वाला है, इसलिए उसे बचाने के लिए वो यहाँ आया है। वे खुफिया रास्ते से वहाँ से निकलने में सफल हो जाते हैं। अगले दिन एंगेजमेंट सेरेमनी के दौरान जब वह बॉक्स खुलता है तो वहाँ कोई रिंग नहीं होता, लेकिन उनके पास जो होता है वो है एक खूबसूरत प्लान। नाइकी अपने पावर से एक रेनबो को क्रिएट करती है, जो कि सन को चारों ओर से घेरे हुए एक रिंग के समान प्रतीत होता है। अब क्योंकि लिवियस सन किंगडम का किंग है, तो यह दृश्य प्रतीकात्मक रूप में लोगों को उनके एंगेजमेंट को दर्शाने का एक सुंदर विचार था। लेकिन अभी भी कोई है जो उनके इस एंगेजमेंट पर खुश नहीं है और वह किंग को कानून को तोड़ने का दोषी ठहराता है। वो कहता है कि किंग ने गुफा में नाइकी की मदद की, जो कि नियम के अनुसार गलत है, लेकिन ऐसा कहकर वह आदमी खुद ही अपनी पोल खोल देता है और सबको पता चल जाता है कि प्रिंसेस के हत्या की साजिश के पीछे उसका ही हाथ था। अब समय था उस अपराधी को सजा देने की, पर नाइकी उसे क्षमा कर देना ही उचित समझती है और वह बच जाता है। वह अपराधी अपनी गलती और नायिका के दयालुता पर रोने लगता है और कहता है कि नाइकी की मदद से ही लिवियस एक बेहतर राजा बन सकता है। आखिरकार उनकी सेरेमनी अच्छी तरह से पूरी हो जाती है और अब वे ऑफिशियली इंगेज्ड कपल हो गए हैं। अगर आपको मेरा यह एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और कमेंट जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं जल्द से जल्द और भी ऐसे वीडियोस आपके सामने लाता रहूं। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। साइन आउट।